अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट देता है और बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल होते हुए नजर आता है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये वेरियस रेंजेस के मिल जाते हैं। ये हमारे पास मिलीग्राम्स के भी मिलते हैं, ग्राम के भी मिलते हैं और किलोग्राम के भी मिलते हैं। अब मिलीग्राम के जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, अगर आप किसी सोनार की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे जो मिलीग्राम के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वहाँ पे नज़र आएंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वायर अटैच करते हैं एक स्विच में। अब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसको ज़ीरो के ऊपर सेट करना होता है। अब जैसे ही हम उस पर ज़ीरो के ऊपर सिलेक्ट हो जाता है तो हम उसका अननोन मैसेज उस पर प्लेस करेंगे और हमें रीडिंग मतलब कि आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली वो रीडिंग उसका मैथ्स को बता रही होती है कि गिवन शेयर जो हम लोगों ने रखी है इस पैन में, इसका मैथ्स इतना है। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट बैलेंस है। अगर हम लोगों ने 4 टाइप के बैलेंस पढ़े, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लीवर बैलेंस, इन सब में से कौन सा एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है। ठीक है, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम लोगों ने क्विन का एक मैथ मेजर किया बाय यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस। फर्स्टली अगर हम लोग बात करें बीम बैलेंस की, बीम बैलेंस से हम लोगों ने कॉइन का जो मैथ मेजर किया वो आया हमारे पास 3.2 ग्राम। अगर हम इसका लिस्ट काउंट देखें तो वो हमारे पास इसका लिस्ट काउंट है 0.1 ग्राम। ठीक है, ठीक है, सेंसिटिव बीम बैलेंस आर एबल टू डिटेक्ट अ चेंज स्मॉल, इसका जो लिस्ट काउंट था वो 0.1 ग्राम था। जबकि हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस मतलब जो कि इक्वल था 100 मिलीग्राम से, तो बीम बैलेंस हमें प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देता। अब हम नेक्स्ट बैलेंस की तरफ मूव करते हैं, डेट इज फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस से उस कॉइन की जो मेजरमेंट आई वो आई 3.24 ग्राम। अगर हम इसके लिस्ट काउंट की बात करें, इसका जो लिस्ट काउंट था वो 0.01 ग्राम था या फिर 10 मिलीग्राम आप कह सकते हैं। Its measurement would be the more precise than a sensitive beam balance। इसके अलावा एक और बैलेंस था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब हम लोगों ने इस कॉइन का मास मेजर किया तो उसका मास था 3.247 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट था 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था वो मोर एक्यूरेट था, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है वो सबसे एक्यूरेट बैलेंस है।
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर सेंसिटिव बैलेंस इन अबव बैलेंसेस। तो हम लोग ये बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है कि इन सब में से सबसे मतलब कि एक्यूरेट और प्रिसाइज बैलेंस कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, और ज़्यादा सेंसिटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को बेसिकली हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? इसको हम किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। जब अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में भी हम लोग उस टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। सो वी कैन से A stopwatch is used to measure the time interval of an event। अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, अगर कि हम उस इवेंट में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, whatever। These are the two type of stopwatch। First is mechanical and other one is digital stopwatch। हमारे पास स्टॉपवॉच की टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच है और दूसरी हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच है। ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच दिखाई गई है। फर्स्ट वन हम लोग मैकेनिकल स्टॉपवॉच को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड। ये हमें 0.1 सेकेंड्स के जो टाइम इंटरवल के बारे में मैकेनिकल स्टॉपवॉच बताता है, जबकि जो डिजिटल स्टॉपवॉच है कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज कैन मेजर द टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 0.01 सेकेंड। अगर हम लोग डिजिटल स्टॉपवॉच की बात करें तो उसका जो मिनिमम टाइम इंटरवल है वो 0.01 सेकेंड है, जबकि जो डिजिटल मैकेनिकल स्टॉपवॉच का जो है वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉपवॉच का जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड है, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच का जो टाइम इंटरवल है वो 0.01 सेकेंड है। ठीक है, तो ये था दोनों में बेसिक डिफरेंस टाइम इंटरवल का। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच, कि हम लोग स्टॉप वॉच को किस तरह से मतलब के यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम लोग बात करें डिजिटल स्टॉप वॉच की तो वो 0.01 सेकेंड तक मेजर कर सकता है। ठीक है, हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग एंड द पावर द वॉच। It can also be used at the start, stop and the reset button। स्टॉपवॉच पर ही एक स्टार्टिंग बटन होता है और एक रीसेटिंग का बटन होता है। क्लियर? The watch start when the knob is pressed once। अगर हम लोग उस नॉब को एक दफा प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। When the pressed second time, और वो उस टाइम को काउंट करना शुरू कर देगी। When pressed second time, जब हम इसको एक दफा स्टॉप वॉच को प्रेस करेंगे उसकी नॉब को, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम उसको स्टॉप करना होगा तो दोबारा हम उसी बटन को स्टॉप मतलब कि प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमारे पास दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी। ठीक है, हम लोग इस नॉब के थ्रू इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से किस तरह से स्टार्ट और स्टॉप मतलब के होता है ये अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस नॉब को फर्स्ट प्रेस करें, फर्स्ट प्रेस करने से इसका क्या होगा, जो हमारी स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा प्रेस करने की वजह से जो स्टॉप वॉच है वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है, और जिस पॉइंट पे जाके वो रुकेगी वहां तक हम लोग टाइम को रोल टाइट डाउन कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा से स्टॉप वॉच को 0 पे लाना चाहते हैं, उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो अगेन हम लोग थर्ड प्रेस करेंगे। तो थर्ड प्रेस करने की वजह से हमारी जो स्टॉप वॉच है वो रीसेट हो जाएगी और वो दोबारा 0 पोजीशन पर आ जाएगी। अगेन से दोबारा हम जब हम इसे प्रेस करेंगे, देन स्टॉप करेंगे, देन अगेन रीसेट करेंगे। इस तरह से जो ये स्टॉप वॉच है ये वर्क करती है। अब अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो डिजिटल स्टॉप वॉच हैज टू इंडिकेट द टाइम लैप्लास्ट एट द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड।
अब यहाँ पे जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, यहाँ पे दो तरह के बटन होते हैं। एक बटन होता है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन उसी बटन को प्रेस करने से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, अगर दूसरा बटन जो है उसको प्रेस करने से क्या होता है कि जो हमारी स्टॉप वॉच है वो दोबारा से रीसेट हो जाती है और दोबारा से वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है 0 पर। Stop and they indicate the time interval recorded by it between start and the stop and if an event, a reset button restore its initial 0 meeting setting, और जो हमारे पास जो restore बटन है वो उसको दोबारा से 0 पर ले आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स के बारे में। मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली क्या है, हम लोग किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए या फिर किसी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फर्स्टली हम इसको देखते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। It has a scale along its length that indicate the volume in milliliters. यहाँ पे एक स्केल होता है जिसमें जो रीडिंग्स हैं वो मिलीलीटर्स में होती हैं। ये डिफरेंट कैपेसिटीज का होता है। यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर हैज डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। जो पाउडर सब्सटेंस होते हैं उनका भी वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स की इरेगुलर शेप है सॉलिड्स की, इनसॉल्युबल इन लिक्विड, मतलब कि जो लिक्विड में अनसॉल्युबल है, जब आप किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं तो आपने उसे पानी में डालना होता है। अगर वो सॉलिड इनसॉल्युबल होगा तभी हम लोग उस सॉलिड शेप का जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर सकते हैं। अगर वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो हम उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम द सॉलिड इज लॉर्ड इनटू मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग द वाटर और लिक्विड, द लेवल ऑफ लिक्विड वाटर राइजेस एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड इन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग आपको एक मतलब मेजरिंग सिलेंडर नजर आ रहा होगा है जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर एक स्केल मेंशन होता है जिसमें रीडिंग्स मिलीलीटर्स में मेंशन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मतलब कंप्लीट एक स्केल है जिसपे रीडिंग्स भी मेंशन है और मतलब इससे हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें हम लोगों ने वाटर को फिलअप किया हुआ है और इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर ही हमारे पास एक स्केल मेंशन होता है। अब हम लोगों ने इस वाटर का जो लेवल है उसको मेजर करना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं जैसे आपको नजर आ रहा हो, तो इस सिलेंडर में इस जो लिक्विड है ये ब्लू लाइंस है, ये लिक्विड को शो कर रहा है कि लिक्विड यहाँ तक मतलब के मौजूद है। अब हमने यहाँ पे रीडिंग मेजर करनी है कि कितना वॉल्यूम है इस लिक्विड का, तो इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर आपको डिफरेंट लाइंस नजर आ रही हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जहाँ पे वाटर का लेवल होगा वहां पे भी एक लाइन मौजूद होगी, हम उस लाइन पे जो रीडिंग्स लिखी होंगी उसको रीड आउट कर लेंगे। अब जब आप इस रीडिंग को नोट कर रहे होंगे, जो आपका आई कांटेक्ट है वो एग्जैक्ट इस मतलब इसके सामने होना चाहिए, मतलब उस मेजरिंग सिलेंडर के आई कांटेक्ट है वो एग्जैक्ट मेजरिंग सिलेंडर के सामने अगर होगा तो तभी आप एग्जैक्ट रीडिंग्स को नोट आउट कर सकते हैं। अगर आपका जो आई कांटेक्ट है लो है या फिर हाई है तो उससे हमारी जो रीडिंग्स हैं वो इनकरेक्ट रीडिंग आती हैं, जो रीडिंग्स आएंगी हमारी वो भी गलत आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है कि जो मेजरिंग सिलेंडर का जो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो मेजरिंग सिलेंडर के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो ये हमारे पास करेक्ट पोजीशन है मेजर करने की लेवल ऑफ द लिक्विड, और ये हमारे पास इनकरेक्ट मेथड है कि अगर हम लोग अपने आई कांटेक्ट को मेजरिंग सिलेंडर से थोड़ा अबव लेवल से देख रहे हैं तो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो हमारी गलत आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर, कि हम लोगों ने लेट्स सपोज हम लोग
एक इरेगुलर शेप का जो मेजर करना है कि उसका मेजरिंग सिलेंडर से मतलब उसका कितना वॉल्यूम है। हम एक लिक्विड लेंगे, उस लिक्विड की जो रीडिंग है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वो यूजिंग अ measuring cylinder, it must keep in vertical on a plane surface. Take a measuring cylinder, place it vertically on the table, pour some water into it, and note the surface of the water is curved as shown in fig. The meniscus of the most of the liquid of the curve downward, while the meniscus of the mercury curves upward. The correct method to note the level of the liquid in the cylinder is keep the eye at the same level at the meniscus of the liquid. मतलब हमारा जो आई कांटेक्ट है और जो मेजरिंग सिलेंडर का में जो वाटर का लेवल है वो सेम होना चाहिए। अगर तो हमारा मतलब कि आई कांटेक्ट है उस मतलब के वाटर ऑफ द लेवल से हमारा आई कांटेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो हमारी इसमें रीडिंग्स गलत आएंगी। वो यही कहता है कि जो मतलब 1.19 फीट थी वो हमारे पास इट इज इनकरेक्ट टू नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड टू लेवल कीपिंग द आई अबव द आई ऑफ द लेवल लिक्विड एज शोन इन फिग। मतलब कि हमारे पास जो 91.9 फीट थी 9 फीट थी उसमें जो हम लोग इनकरेक्ट रीडिंग ले रहे थे क्योंकि हमारा जो आई कांटेक्ट का लेवल था वो मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर था उसके लेवल से अबव जा रहा था। अगर हम देखें when the eye is above the liquid of the level the meniscus appear higher on the scale. Similarly the eye is below on the liquid level the meniscus appear lower the actual height of the liquid. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक था ये दो हमारे पास फिग थी, ये हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे रेट आउट किए हैं कि अगर हमारा आई कांटेक्ट का लेवल हमारे जो मेजरिंग सिलेंडर में वाटर का लेवल है उसके बिल्कुल सामने होगा तो हमारे पास रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आएंगे। अगर उससे हमारा मतलब आई कांटेक्ट का लेवल मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर है उसके लेवल से हाई या लो हुआ तो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास गलत आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप। हम लोग ये डिस्कस करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड दैट सिंक इनटू द वाटर, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, टू टेक सम वाटर इन द ग्रेजुअल मेजरिंग सिलेंडर, नोट द वॉल्यूम V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू द सिलेंडर। अगर मतलब सॉलिड हम लोगों ने लेना है और वो जो एक स्टोन लेना है उसका वॉल्यूम हम लोगों ने लेट्स सपोज मेजर आउट करना है तो हम लोगों ने कुछ टेक सम वाटर हम लोगों ने कुछ वाटर लेना है मेजरिंग सिलेंडर में और उसका इनिशियल वॉल्यूम जो वाटर का है वो नोट कर लेना है। उस इनिशियल वॉल्यूम को हम लोगों ने नाम दिया है VI। टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड, हम लोगों ने सॉलिड को एक थ्रेड के साथ बांध देना है। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट फुली इमर्स्ड इन द वाटर, हम लोगों ने उसका जो सॉलिड का जो लोअर एंड है उसको सिलेंडर में डिप कर देना है, वाटर के अंदर डिप कर देना है। नोट द वॉल्यूम VF मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इस तरह से हम लोग किसी भी इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स को। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.7 विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोगों ने इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया इस चैप्टर में, मतलब डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया। हम लोग ये देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वो कितनी मतलब के एक्यूरेट हैं। वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही रॉन्ग वैल्यूज दे रहा हो। सो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर दैट कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हमें एक एक्चुअल वैल्यू हमें दे मतलब रिजल्ट्स में दे। क्लियर? तो वह फर्स्ट पॉइंट है जब भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्वालिटी होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ फॉरवर्ड बाय द सूटेबल यूनिट्स
Every measurement of a quantity is an attempt to find its true value. The accuracy is measuring a physical quantity depend upon the various factors. First one is the quality of the measuring instrument. अब वो ऑब्जर्वर जो मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग मेजर कर रहा है, क्या उस ऑब्जर्वर में इतनी क्वालिटी है, उसमें इतनी स्किल है कि वो बिल्कुल सही मेजर कर रहा है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ठीक हो और मैं मतलब कि मैं जो इस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज ले रही हूँ तो मुझे ही पता ना हो या मुझे ही इस रीडिंग लेने का तरीका ना आता हो, तो मतलब ये मुझ में फॉल्ट होगा, ठीक है। मैं उस मतलब रीडिंग्स को लेफ्ट या फिर राइट से देख रही हूँ, मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट से ना देख रही हूँ, तो ये हमारे पास जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए, तभी हम लोग एग्जैक्ट रीडिंग को ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इट मीन्स डैट अगर वो ऑब्जर्वर स्किलफुल है, उसे पता है कि उसका आई कांटेक्ट उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट रीडिंग को ले सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड वन हमारे पास थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड मतलब कि अगर हम लेट्स सपोज एक एक्सपेरिमेंट को एक दफा करते हैं, एक चीज की हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम लेंथ उसकी मेजर की, उसका आंसर आया 14.2। अगर हम लोग नेक्स्ट वन उसकी मेजर करते हैं तो उसकी जो आंसर आता है वो है 16। थर्ड वन हम उसका मेजर करते हैं तो वो आता है 18। अब इनमें से कौन सी लेंथ मतलब एक्यूरेट है, तो कौन सी लेंथ एक्यूरेट है तो उसको हम लोगों ने देखना है। अगर हम लोग फर्स्ट मेजरमेंट के बाद ही स्टॉप कर देती तो अगर हम मजीद ऑब्जर्वेशन ना करते तो हम लोग 14 मेजरमेंट ले लेते, या फिर अगर हम लोग देखते कि अगर इसकी जो रीडिंग में सेकंड टाइम जब हम लोगों ने रीडिंग ली तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 16। अब हमें इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब भी हम किसी चीज के मेजरमेंट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, एटलीस्ट उसकी 3 to 4 टाइम्स उसकी ऑब्जर्वेशन ले, तब जाके एनालिसिस करें कि कौन सी जो लेंथ है, कौन सी वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी हमें एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये था हमारे पास, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक इज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ measuring tape. The number of significant figure in his her measured value are 2. The left digit 1 is the accurate non-digit while the digit 8 is the doubtful digit which students may not be sure. फर्स्ट में हम लोग इसकी डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। The accuracy, फर्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्लियर? The significant figure all the digits that are non-accurate and the one estimate digit more significant means greater %। ठीक है, फर्ज करें हम लोगों ने एक मतलब के बुक की लेंथ ली, वो हमारे पास आई, मतलब फर्स्ट एग्जांपल में वो डिस्कस करता है 18 आई, तो 1 हमारे पास जो है 1 हमारे पास है एक्यूरेट है और जो 8 हमारा है वो डाउटफुल डिजिट है। हम कहेंगे कि इसमें एक एक्यूरेट डिजिट है और एक डाउटफुल डिजिट है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास इसमें 2 हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 1 एक्यूरेट एंड द 8 डाउटफुल, तो इसमें हमारे पास आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर?
अब एक और स्टूडेंट्स है, उसी स्टूडेंट ने उस बुक की लेंथ मेजर की और उसने उस बुक का आंसर दिया 18.4 सेंटीमीटर। ठीक है, another students measure the same book using the rules and claim in the length is 18.4 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या होगा, जो 1 और 8 है वो हमारे पास एक्यूरेट है और जो हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। तो हमारे पास इसमें 2 एक्यूरेट और 1 डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें हमारे पास 3 हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स हैं। अब एक और स्टूडेंट है, उसने उस बुक की लेंथ मेजर की, उसने उस बुक की लेंथ मेजर की 18.425 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है अगेन 3 कंसिस्ट ऑफ 2 एक्यूरेट डिजिट्स 1 and 8। हमारे पास इसमें एक्चुअल में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 नहीं है, बल्कि हमारे पास इसमें एक वर्ड यूज किया है, हम इसको मीटर रूल के साथ मेजर कर रहे हैं। तो मीटर रीड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट तक मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस केस में होगा ये कि जो हमारे पास 2 और 5 है ये हमारे पास मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो इस केस में अगेन हमारे पास 1 और जो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है वो फर्स्ट 4 जो डिजिट है वो हमारे पास डाउटफुल है। तो इसमें हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 आएंगे। तो इसमें हमारे पास है ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड अननोन डिजिट्स दे आर ऑल कॉल्ड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा डाउटफुल डिजिट, मतलब यहाँ पे जो डाउटफुल डिजिट है वो हमेशा एक ही होगा। जो एक्यूरेट डिजिट है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि इसमें 2 हमारे पास एक्यूरेट थे और एक हमारे पास डाउटफुल डिजिट था, तो टोटल हमारे पास इसमें 3 हमारे पास साइंटिफिक फिगर आ गए। आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब हम इसमें रूल्स को डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर, फर्स्ट वन हमारे पास है द रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। किस तरह से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पर हमारा जो अगर हम लोग रूल को देखें तो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, दैट इज द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसा कि डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 27 हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे कि 27 में 2 और 7 मतलब 2 डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से जो 2, 7, 5 इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि जीरो के अलावा जितने भी फिगर्स होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जैसे कि 2, 7, 5, 8, 9, 6, 7 मतलब जिनमें जीरो ना आए तो वो हमारे पास होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। जो हमारे पास जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब हम कुछ केस डिस्कस करेंगे जिनमें जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर हम लोग सेकंड रूल को डिस्कस करें, द जीरो हैज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर और आल्सो सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर और आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर तो जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट और आल्सो सिग्निफिकेंट, इसकी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रकम है 2705, मतलब कि जो जीरो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गया। मतलब 27 और 5 के दरमियान में अगर हम लोग जीरो को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जो जीरो आया है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब हम इसमें जीरो को भी काउंट करेंगे। अगर तो जीरो 2 सिग्निफिकेंट्स के दरमियान में आ गया
तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर तो हमारे पास जो फाइनल और एंडिंग जीरोस हैं राइट डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आए, ठीक है, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे कि फाइनल जीरो और जीरोस आफ्टर डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू है 275.00, तो इसमें जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड पे आएंगे, तो हमारे पास इसमें जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। यहाँ पे जो टोटल है वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास है मतलब ये डेसिमल के जो राइट साइड पे अगर आ जाएं तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर पॉइंट के राइट साइड पे जीरोस आ जाएं तो फाइनल वो एंडिंग जो जीरोस हैं उनको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम फोर्थ रूल को अब हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट टू द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम लोग जीरोस को राइट करें लेफ्ट साइड की तरफ, द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम जीरोस को लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दें तो वो हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, zeros are spacing the decimal points are not significant and zero are placeholders only। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.003 हैज। इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो जीरो, और फॉर द पर्पज ऑफ द स्पेसिंग मतलब पर्पज ऑफ जो स्पेसिंग है आर नॉट डेसिमल पॉइंट, तो ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। इस सूरत में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इन दिस एग्जांपल। इसी तरीके से अगर हम लोग एक और डिस्कस करें एग्जांपल 0.0275 जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो होंगे उनको जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं विच इज 2 and 7। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट को। इन होल नंबर द एंड इज 1 or more zeros without a decimal point. The zero may or may not be significant. In such cases it is not clear which zero serve to। मतलब कि अगर हमारे पास let's suppose first significant figure in whole number the end is 1 or more zeros without a decimal point. These zeros may or may not be significant. In such cases it is not clear which zero serve to। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि लेट्स सपोज फर्स्ट या 0.002070। क्लियर? अब हमारे पास जो मतलब के डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगे, बल्कि फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारा होगा 2 एंड द सेकेंड सिग्निफिकेंट वो हमारा होगा 0 एंड द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा 7 एंड द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा 0। तो इसमें हमारे पास जो टोटल है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जो हमारे पास जो एंडिंग 0 है वो होल नंबर है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास अपने जहन में रखना चाहिए कि बगैर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस सूरत में हमारे पास जो एंडिंग 0 है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास
हमारे पास क्लियर नहीं होता कि इसमें कौन सा जो जीरो है वो पोजीशन को लोकेट करता है या फिर इनमें से कौन सा जो जीरो है वो मेजरमेंट का एक्चुअल पार्ट है। Locate the position value which are actually part of the measurement. In such cases, express the quantity using scientific notation to find the significant zero. हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी इसकी एक्चुअल पार्ट है और कौन सी इसकी लोकेशन को मतलब के शो कर रहा है। इससे बचने के लिए हम लोग उनको साइंटिफिक नोटेशन में प्लेस करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम एक लास्ट एग्जांपल है, हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। Example number 1.4, find the number of significant figure in each of the following values, also express them in scientific notation. आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिनमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी फाइंड आउट करने हैं और इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। ए हमारे पास है 100.8 सेकेंड। अगर हम इससे सोल्यूशन पढ़ें, all the 4 digits are significant. The zeros are between the two significant figure 1 and 8 are significant. मतलब 1 और जो 8 है वो तो मतलब नॉन जीरो है, वो तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो 2 जीरो है वो 1 और 8 के दरमियान है, इस वजह से वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। The true right quantity in the scientific notation will move in decimal point to place the left thus 100.8 सेकेंड। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस करें तो ये हमारे पास आएगा 1.008 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेकेंड। क्लियर। अब हम बी को डिस्कस करते हैं। बी हमारे पास है 0.00580 किलोमीटर, ठीक है। जो 0 हमारे पास है लेफ्ट साइड ऑफ द 0 पॉइंट, तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और जो 5 और जो 8 है वही हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। द फर्स्ट 2 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर यूज्ड टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट। द डिजिट 5 and 8 आर द फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट। Thus, there are the 3 significant figures in scientific notation. It can be written as 5.80 multiplied by 10⁻³ किलोमीटर। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं और इसमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। थर्ड वन हमारे पास है 210.0 ग्राम। तो इसमें हमारे पास जो जीरो है वो हमारे पास एंडिंग जीरोज हैं, द राइट ऑफ द डेसिमल वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। द फाइनल जीरो इज सिग्निफिकेंट सिंस इट कम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट होगा। एंड द जीरो बिटवीन द लास्ट जीरो एंड 1 इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट बिकम्स बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर। Thus the number of the significant figure in this case is 4. तो यहाँ पे हमारे पास 4 significant figure हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं 2.100 multiplied by 10⁻² grams. Clear students? I hope students आपको एग्जाम्पल से सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।